अध्याय 329 जागरण का क्षण। जब नकुल शॉ ने अपनी नेत्र वंशजता खोली तो उस गोले को इसका आभास हुआ मानो यह नियति थी। गहरी भौहों वाले वृद्ध ने एक गहरी आह भरी। हिमात्मा का गोला एक राजा द्वारा शून्य देव क्षेत्र में ले जाया गया था और इसमें समाहित ज्ञान का मूल्य अथाह था। परंतु यह वस्तु इतने वर्षों तक उनके पास रहने के बावजूद कभी प्रतिक्रिया नहीं की थी। नकुल शॉ के प्रकट होते ही इसने प्रतिक्रिया दी। इससे समझा जा सकता था कि इस वस्तु का उनके साथ कोई भाग्य नहीं था। तुमने नकुल शॉ की नेत्र वंशजता और उसकी क्षमता को कम आंका है। मेरी आध्यात्मिक इंद्रिय भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है। साथ ही उसके पास हिमात्मा के गोले के साथ भाग्य है और उसका भविष्य अथाह है। इसलिए मैं क्यों न उसकी अंत तक सहायता करूं और उसे श्याम नेत्र का अधूरा पन्ना भी दे दूं। आखिरकार केवल प्रबल नेत्र वंशजता और मानसिक ऊर्जा स्रोतों वाले ही सफल होने की उच्च संभावना रखते हैं। गहरी भौहों वाले वृद्ध ने समझाया। जसवंत ने सहमति में सिर हिलाया। जसवंत और गहरी भौहों वाले वृद्ध के लिए हिम आत्मा का गोला और श्याम नेत्र का अधूरा पन्ना दोनों ही अनुपयोगी थे। नकुल शॉ ने हिम आत्मा के गोले को महसूस किया था और उसकी मानसिक ऊर्जा के स्रोत ने श्याम नेत्र के अधूरे पन्ने की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया था। सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। गहरी भौहों वाले वृद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उनका सारा आभा, जिसमें उनका जीवन आभा भी शामिल था, तेजी से कम हो गया। दूसरी ओर नकुल शॉ हिम आत्मा का गोला और श्याम नेत्र का अधूरा पन्ना लेकर भूमिगत महल से बाहर आ गया। वह सोच रहा था कि गहरी भौहों वाले वृद्ध आखिर कौन थे कि उपकुलपति उन्हें बड़े भाई कहकर बुलाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं। नकुल शॉ का हृदय उछल पड़ा। तेगोन महल में कई लोगों के मन में उपकुलपति जसवंत ही अंतिम निर्णय करता थे। हालांकि जसवंत के पद में उप शब्द लगा हुआ था। सच्चे कुलपति लगभग 100 वर्षों से प्रकट नहीं हुए थे। किंवदंतियां कहती हैं कि तेगोन महल के कुलपति ने सिंदूरी चंद्र धर्म को नष्ट करने के अभियान में भाग लिया था और वह सिंदूरी चंद्र धर्म के कुलपति के ही युग के एक प्रतिद्वंद्वी थे। उसके बाद तेगोन महल के कुलपति किसी कारण से गहरी निद्रा में चले गए। नकुल शॉ अपने स्थान पर लौट आया। हिमात्मा का गोला उसकी हथेली पर एक ठंडी अनुभूति दे रहा था, लेकिन वास्तविकता में ये ठंडक मौजूद नहीं थी। ये केवल मानसिक ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तविक थी। ये तलवार या कटार की भावना के समान एक शक्ति थी। जब उसने इसे पहली बार देखा तो नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने प्रतिक्रिया दी थी। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और धीरे धीरे अपनी चेतना को हिम आत्मा के गोले में विलीन कर दिया। अनजाने में वह ठंडक नकुल शॉ को गर्म महसूस हुई। उसकी बाईं आंख के आयाम में बर्फीला ताल लहरें मार रहा था और अदृश्य ठंडक पूरे मानसिक ऊर्जा स्तर पर गूंज रही थी। 1 हिम आत्मा के गोले का केंद्र चमक उठा। ये पारदर्शी नीले रंग का था। बर्फीले नीले रंग का सार नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि यह केवल मानसिक ऊर्जा आयाम में मौजूद था, लेकिन नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख इसे देखने में सक्षम थी। इसे छूने पर नकुल शॉ को बर्फीले नीले सार से कुछ धुंधली जानकारी और गूढ़ता मिली, जिसमें बहुत पहले का ज्ञान समाहित था। नकुल शॉ अधिकांश जानकारी को समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ गूढ़ता मानसिक ऊर्जा तकनीकों के समान थी। क्या यह आत्मा का प्राचीन मार्ग है, मानसिक ऊर्जा से भी गहरा और उससे भी अधिक दूर? नकुल शॉ ने सोचा और अधिक प्रश्न सामने आए। वह एक बात को लेकर निश्चित था, हिम आत्मा के गोले का ज्ञान उसके द्वारा पहले देखी गई मानसिक ऊर्जा तकनीकों की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक कुशल था। इसकी तुलना में हृदय नियंत्रण तकनीक कुछ भी नहीं थी। यहाँ की जानकारी और गूढ़ता की तुलना में बिजली की विरासत भी नहीं की जा सकती थी। एकमात्र अफसोस ये था कि यह वस्तु पूर्ण नहीं थी और यह केवल आंशिक थी। नकुल शॉ ने अपनी चेतना को इसमें विलीन कर दिया और हिम आत्मा के गोले के अंदर की किसी भी गूढ़ता को समझने में एक नश्वर अनंत काल लग जाता। यदि नकुल शॉ के पास अपनी नींव के रूप में मानसिक ऊर्जा तकनीकें, अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से तीव्र समझ और एक बड़ा मानसिक ऊर्जा स्रोत नहीं होता, तो वह इसे छू भी नहीं पाता। पलक झपकते ही 2 से 3 दिन बीत गए। हिम आत्मा के गोले के भीतर समाहित इरादे को नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख द्वारा स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर हिम आत्मा की नींव, दूसरा स्तर हिम आत्मा की शक्ति, तीसरा स्तर हिम आत्मा का हृदय। निश्चित रूप से तीसरे स्तर की जानकारी अधूरी थी और नकुल शॉ को इस चरण की गणना करने में 2 से 3 दिन लगाने पड़े थे। अभी मैं केवल नींव की सामग्री को ही समझ सकता हूँ।
नकुल शॉ ने सोचा। यहाँ तक कि हिम आत्मा की नींव ने भी मानसिक ऊर्जा के बारे में नकुल शॉ के ज्ञान को पार कर दिया था। कुछ जानकारी ने नकुल शॉ के आसपास की दुनिया के दृष्टिकोण को पलट दिया। उदाहरण के लिए, हिम आत्मा की नींव में जादूगर राजा नामक एक अस्तित्व के बारे में अभिलेख थे। जादूगर राजा शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं था, इसके विपरीत उसे कमजोर माना जा सकता था। हालांकि जादूगर राजा की आत्मा की मानसिक ऊर्जा अमर थी और उसके लिए एक शरीर रहने की जगह मात्र थी। यहाँ तक कि अगर उसका शरीर नष्ट हो जाता तो भी जादूगर राजा तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता था। जादूगर राजा के पास कई शरीर हो सकते थे और वापस जीवन में आना कोई दुर्लभ घटना नहीं थी। शरीर जीवन का पात्र है, आत्मा हर चीज का मूल है। जब तक आत्मा वहां है, शरीर नष्ट हो सकता है। यदि आत्मा चली गई तो सब कुछ चला गया। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। मनुष्यों के लिए विचार और कल्पनाएं मूल थे, जो कि आत्मा है। अध्याय प्रमुख, हम अब राजधानी के लिए निकल रहे हैं। सुबह एक आवाज ने नकुल शॉ की समझ को रोक दिया। नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोली और वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन वह अधिक उत्साह से भरा हुआ था। समय बहुत तेजी से बीत गया। बाहर नेहा इंतजार कर रही थी। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और बाहर का जायजा लेने के लिए अपनी चेतना का केवल एक हिस्सा छोड़ दिया, जबकि अपनी अधिकांश ऊर्जा अपनी समझ में लगा दी। तेगोन महल का महान सभागार। नकुल शॉ, रूपक, नेहा और हिना एकत्रित हुए। सुनहरे भाले वाला रक्त ड्रैगन पालकी आकाश से नीचे उतरा और उसके साथ 3 संरक्षक आए। उपकुलपति, सभी यहाँ हैं, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चलते हैं। सुनहरे भाले वाले रक्त ड्रैगन पालकी में जसवंत ने सिर हिलाया। राजधानी तेगोन महल के मुख्य मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं थी और समूह को पहुंचने में आधे दिन से भी कम समय लगा। जब वे राजधानी में प्रवेश कर गए तो नकुल शॉ थोड़ा भावुक था। तेगोन महल के कई लोगों ने नीले बालों वाले युवा अध्याय प्रमुख पर नजर डाली। नकुल शॉ ने भावहीन होकर अनुसरण किया और अपना अधिकांश ध्यान हिम आत्मा की नींव पर लगाया। वह एक भी सेकंड या मिनट नहीं छोड़ना चाहता था। वह एक मशीन की तरह था जो समूह के पीछे चल रहा था और केवल ठीक है हूँ कहता था। उसे परेशान मत करो, उपकुलपति जसवंत ने हल्के से मुस्कुराते हुए दूसरों से कहा। तेगोन महल के समूह में नीले बालों वाला युवक लगभग पूरी तरह से बंद आंखों के साथ पीछे चल रहा था। नकुल शॉ जो समझ रहा था उसके लिए समय बहुत तेजी से बीत रहा था। उसे बाहर की दुनिया में हुई किसी भी चीज का पता नहीं चला। सम्राट पधारे, महारानी माधुरी पधारी, बाघ परिवार के मुखिया पधारे, बाढ़ झील शहर के अधिपति पधारे। अनजाने में नकुल शॉ एक अराजक माहौल में प्रवेश कर गया था और फिर बस एक यादृच्छिक सीट पर बैठ गया। यह नीले बालों वाला बच्चा कौन है जो पहले से आरक्षित जगह की सीट पर बैठने और सोने की हिम्मत करता है? हास्यास्पद, नीले बाल, नीली आंखें, ये तेगोन महल का नकुल शॉ है। नकुल शॉ, वह बच्चा जिसने महारानी माधुरी का अपहरण किया था। सब लोग, चलो चलते हैं और उसे पकड़ते हैं। नीचे अराजकता फैल गई। वह स्थान राजधानी के अंदर स्थापित किया गया था, जिसके बीच में एक बड़ा क्षेत्र और उसके चारों ओर सीटें थीं। पूर्वी तरफ राजघराने के लोग थे, जिनमें चंदवा महान देश के सम्राट और महारानी माधुरी पधारी थीं। अन्य शक्तियां तेगोन महल, बाघ परिवार, किन तलवार कबीला और अन्य शक्तिशाली गुट थे। केंद्र में 8 द्वंद्व मैदान थे, जिनमें से प्रत्येक 1 मील वर्ग का था। साथ ही 8 मैदानों के केंद्र में एक ऊंचा मंच भी था। मंच पर 10 सीटें रखी गई थीं जो नीचे वालों पर नजर डाल सकती थीं। इन 10 सीटों पर 10 युवक बैठे थे जो सभी चंदवा महान देश की 10 पहले से आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले से आरक्षित सीटों वाले लोगों को अस्थायी रूप से भाग लेने के लिए चुना गया था और उन्हें जटिल प्रतियोगिता में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। 10 सीटें सभी क्रम में थीं। पहली सीट पर एक सुनहरे रंग का चोगा पहने भूरे बालों वाला युवक बैठा था जो थोड़ा मोटा था। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी और हर सांस एक पर्वतीय दबाव लाती थी। राजकुमार प्रदीप, पहला सितारा। दूसरी सीट पर अव्यवस्थित बालों वाला एक इंद्रधनुषी रंग का युवक था। उसके हाथ मुने हुए थे और वह एक बदमाश जैसा दिखता था। गुरमीत, दूसरा सितारा जो पवन बादल कबीले से आया था। तीसरी सीट पर एक युद्ध चोगा पहने सुंदर युवक बैठा था जिसकी पीठ पर एक नुकीली प्राचीन कटार थी। कभी कभार रोशनी उसकी आंखों से चमकती थी और अदृश्य कटारें हवा को काटती हुई प्रतीत होती थीं। रविश,
तीसरा सितारा। चौथी सीट पर एक नीले बालों वाला युवक अपनी आंखें बंद करके बैठा था जैसे कि वह सो रहा हो। इस पल में चर्चा का विषय यह नीले बालों वाला युवक था। नकुल शॉ, एक तेगोन महल का अध्याय प्रमुख और एक उभरती हुई प्रतिभा। इतने सारे लोग। नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोली और थोड़ी थकान के साथ अपनी समझ से बाहर आया। 10 पहले से आरक्षित स्थान 8 मैदानों के केंद्र में थे और उनके चारों ओर देश के गुट थे। नकुल शॉ ने चारों ओर देखा और हर जगह भारी भीड़ देखी। 8 मैदानों में द्वंद्व होगा। जिस क्षण नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोली, अधिक ध्यान आकर्षित हुआ। राजघराने की ओर चंदवा महान देश के सम्राट ने नकुल शॉ को घूर कर देखा। माधुरी एक चित्रकला की देवी की तरह चुपचाप बैठी थी। उसी समय बाढ़ झील शहर के बाघ परिवार, मुख्य तियान परिवार, मुख्य बाघ परिवार और अन्य की नज़रें ठंडी थीं। ये खासकर बाढ़ झील शहर की ओर से था, जहां बाढ़ झील शहर के अधिपति ने आंखें सिकोड़ लीं और नकुल शॉ को ठंडी नज़र से देखा। कृति एक चित्रकला की देवी की तरह चुपचाप बैठी थी, यहाँ तक कि नकुल शॉ को भी इन नज़रों से ठंडक महसूस होने लगी। नकुल शॉ, हम फिर मिलते हैं। एक प्रभावशाली आवाज़ अचानक कहीं से भी प्रकट हुई। ये रविश था जो तीसरी सीट पर ठीक उसके बगल में बैठा था। हे, तो ये तेगोन महल का सबसे छोटा अध्याय प्रमुख है। पहली सीट पर राजकुमार प्रदीप हंसा और नकुल शॉ का ठंडे ढंग से निरीक्षण किया। जैसे ही नकुल शॉ जागा, कई बुरी मंशा वाली आंखों ने उसे देखा। उसके अलावा अन्य 10 सितारे और साथ ही प्रतियोगी सभी इस युवक का निरीक्षण कर रहे थे। अध्याय 330, 10 शक्तिशाली। जब नकुल शॉ जागा तो उसे एहसास हुआ कि महज 1 साल के छोटे से समय में उसने कितने शत्रु बना लिए थे। जिन शक्तियों को उसने नाराज किया था उनमें राजघराना, बाढ़ झील बाघ परिवार, मुख्य बाघ परिवार, साथ ही तियान और देशमुख परिवार शामिल थे। नकुल शॉ ने महारानी माधुरी का अपहरण किया था और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया था। अफवाहें थीं कि उसने उनके साथ और भी बुरे काम किए थे। सम्राट नकुल शॉ को इस तरह देख रहे थे जैसे वह उसकी खाल खाना और खून पीना चाहते हों। नकुल शॉ बाढ़ झील बाघ परिवार से भागा था और उसने बाढ़ झील शहर के अधिपति को सत्य प्रभु पद तक पहुंचने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा बाढ़ झील शहर का बाघ परिवार और महारानी माधुरी दोनों मुख्य बाघ परिवार से आते थे, इसलिए नकुल शॉ ने उन्हें भी नाराज कर दिया था। तियान और देशमुख परिवार को नाराज करने का कारण ये था कि नकुल शॉ ने उनके नंबर 1 प्रतिभाशाली रविश को लगभग नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने लगभग 1000 जल क्षेत्र के देशमुख उप परिवार का सफाया कर दिया था और उन्हें एक अन्यायपूर्ण रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। प्रसिद्ध होने के लिए व्यक्ति को अनगिनत लोगों और शक्तियों को नाराज करना पड़ता था। चुकाई जाने वाली कीमत की कल्पना की जा सकती थी, लेकिन जिस बात ने नकुल शॉ को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह था रविश। अगर उसे ठीक से याद था तो नकुल शॉ ने उसे जलचंद्र देव आड़ू पंखे से मारा था और उसके नवजात कटार इरादे को कुचल दिया था। कटार इरादा और मानसिक ऊर्जा हमले शून्य हमले थे। जो मजबूत होता था वह जीतता था और जलचंद्र देव आड़ू पंखे के शीर्ष पर नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्रोत जीता था। रविश, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपनी गिरावट के बाद फिर से उठोगे और जो कटार इरादा बना है वह पहले से ज्यादा मजबूत और पैना है। नकुल शॉ की बाईं आंख ने रविश को स्कैन किया और देखा कि क्या हुआ था। रविश ने महसूस किया कि उसका हृदय जम गया है क्योंकि उस बर्फीली नीली आंख ने उसे स्कैन किया। उस क्षण उसका कटार इरादा बर्फ से जम गया और लगभग हिलने में असमर्थ हो गया। यह क्या हो रहा है? रविश ने गहरी सांस ली। 1 या 2 महीने पहले की तुलना में नकुल शॉ की नेत्रवंशजता उस पर कहीं अधिक दबाव ला रही थी। बस एक नज़र में उसने उसके कटार इरादे को लगभग जमा दिया था। भयानक। नकुल शॉ की नेत्रवंशजता में क्या बदलाव आया है या उसने पहले अपनी ताक छिपाई थी? नकुल शॉ ने उसकी ओर एक बार देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और हिम आत्मा की नींव की सामग्री को समझना जारी रखा। हिम आत्मा के गोले में मानसिक ऊर्जा के अधिक उपयोग समाहित थे और उसे आत्मा के प्राचीन मार्ग की दुनिया में ले गए। अनजाने में नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा तकनीक एक पूरे नए स्तर पर पहुंच गई थी। जब से यह अंतिम बदलाव से गुजरा था, नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख विकसित हो गई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए। मूल मानसिक ऊर्जा तकनीकें अब पर्याप्त नहीं थीं। जबकि नकुल शॉ लगातार दिन रात हिम आत्मा के गोले का अध्ययन कर रहा था,
ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति खोदी जा रही थी। उसने तो ये भी संदेह किया कि जब आंख आसमानी थी तो उसकी शक्ति का मूल स्रोत नहीं मिला था। 10 सितारे मैदानों के केंद्र में ऊंचे मंचों पर 10 पहले से आरक्षित स्थान देश के 10 सबसे मजबूत प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करते थे जो नीचे वालों का सर्वेक्षण कर रहे थे। चौथा युवक फिर से सोने लगा, बाहर की दुनिया पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यह नकुल शॉ बेतुका रूप से अहंकारी है। राजकुमार प्रदीप की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उनमें सोना चमक उठा। जब नकुल शॉ जागा था तो उसने उसका अभिवादन किया था, लेकिन पूर्व ने परवाह भी नहीं की। राजकुमार और सबसे मजबूत वंशजता वाले नंबर 1 प्रतिभाशाली होने के नाते किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार पहले नहीं किया था। निश्चित रूप से सारा दोष नकुल शॉ पर नहीं डाला जा सकता था। सबसे पहले वह राजकुमार प्रदीप को नहीं जानता था और एक से अधिक व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नकुल शॉ अभी भी हिम आत्मा के गोले पर केंद्रित था और पानी चूसने वाले स्पंज की तरह था। उसने रविश से केवल एक पल के लिए बात की और फिर समझने में वापस चला गया। इस पल में 8 मैदानों में द्वंद्व शुरू हो गया। 10 सितारों के अलावा अनगिनत प्रतिभाशाली भाग ले रहे थे। अधिकांश प्रतियोगी अर्ध सत्य आत्मा क्षेत्र में थे, जिनमें थोड़ी संख्या में सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ और 7वें आकाश चढ़ाई क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि राजकुमार प्रदीप और शिखर पर खड़े अन्य 10 सितारों के साथ नीचे की अधिकांश लड़ाइयां उनकी आंखों में नहीं थीं। नकुल शॉ का सोने का कार्य वास्तव में बेहद बुद्धिमान था। लड़ाई के दौर के बाद बाहर से चीखें सुनी जा सकती थीं। रूपक वास्तव में चौथे सितारे के रूप में रैंक किए जाने योग्य है। उसने अभी तक एक भी लड़ाई नहीं हारी है। वह माधुरी भी अविश्वसनीय है। वह न केवल सुंदर है बल्कि मजबूत भी है। पहले से आरक्षित स्थानों वाले 10 लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। जो उनकी नज़र में आए वे केवल कुछ ही लोग थे। उनमें से रूपक और माधुरी दोनों की 10 जीत और 0 हार थीं। हर कोई रूपक की युद्ध शक्ति और कौशल को जानता था। उसकी झुलसाने वाली धूप की धधकती आग की नियमावली ने हर प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर दिया। उनसे मिलने वाले अधिकांश लोग जानबूझकर हार मान लेते थे। रूपक इतना मजबूत है, मुझे समझ नहीं आता कि लौह रक्त धर्म ने ऐसी बेवकूफ़ को पहले से आरक्षित जगह क्यों दी। लौह रक्त धर्म में कड़े रैंक हैं। वह नकुल शॉ एक अध्याय प्रमुख है, इसलिए रूपक को शायद उसे देखते ही झुकना पड़ेगा। हर गुट के प्रतिभाशाली इस सवाल पर चर्चा कर रहे थे। रूपक अपेक्षा से अधिक मजबूत था और कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसका मुकाबला नहीं कर सका। कई लोगों ने सवाल किया कि ऐसे प्रतिभाशाली को पहले से आरक्षित जगह क्यों नहीं दी गई, लेकिन लौह रक्त धर्म के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अपनी चुप्पी साधे रखी क्योंकि वे सच्चाई जानते थे। नकुल शॉ और रूपक के बीच की लड़ाई केवल कुछ ही दिन पहले हुई थी, इसलिए यह अभी तक फैली नहीं थी। इसके अलावा माधुरी भी एक काला घोड़ा थी। वह सफ़ेद पोशाक पहने हुए थी और उसमें शिष्टाचार की हवा थी। वह एक पेंटिंग से निकली देवी की तरह थी और उसकी हर हरकत सौंदर्य को दर्शाती थी। इस बार उसके चलने का तरीका बाढ़ झील शहर से अलग था। मनोरंजन का मार्ग इतना गहरा है, ऐसा लगता है जैसे मैं हवा के आह्वान और पक्षियों के चहकने को सुन सकता हूँ। किन तलवार महल की एक सफ़ेद पोशाक वाली देवी ने खुशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस दृश्य ने किन तलवार महल के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। देवी माधुरी की मनोरंजन में महारत देश के शीर्ष 3 में से एक है और महारानी माधुरी के बराबर है। इस कनिष्ठ की मनोरंजन में महारत इतने उच्च स्तर तक पहुंच गई है। ये सही है, मनोरंजन के मार्ग को मार्शल आर्ट में विलीन करके हर क्रिया देखने में सुखद होती है। सुंदर और उत्कृष्ट आकर्षण का कोई संकेत नहीं। मुझे लगता है कि इस महिला की हवा महारानी माधुरी के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उनका कोई संबंध लगता है। यहाँ कुछ जानकार लोग थे। माधुरी सुंदर थी और ऐसा लगता था जैसे वह एक ऐसा गीत बजा रही थी जिसने दूसरों के दिलों को झुका दिया। देवी माधुरी, तुम मेरे दिल की देवी हो। हालांकि मेरी एक हार है, लेकिन मेरा दिल तालमेल में है। एक सफ़ेद चोगा पहने युवा स्वामी, जो सत्य मानव पद पर था और हार गया था, उसने अनिच्छा से कहा। लड़ाइयों के बीच उसकी आंखें 2 लोगों पर सबसे ज्यादा टिकी थीं। एक महारानी माधुरी थी और दूसरा नकुल शॉ, लेकिन नकुल शॉ सो रहा था और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। महारानी माधुरी मुस्कुराए और उसका निरीक्षण किया। दोनों दृष्टियों का टकराव एक अदृश्य लड़ाई लग रहा था। चुनौती शुरू। 2 दिन बाद
शीर्ष 10 का फैसला किया गया। माधुरी और रूपक ने अपनी सभी लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन वे एक दूसरे से नहीं लड़े। सामान्य स्थिति में माधुरी के पास रूपक को हराने का 50-60% मौका था। इसके अलावा माधुरी के पास अभी भी एक छिपी हुई वंशजता और किन और जीवन के मार्ग के घातक दांव हैं। बाढ़ झील शहर के अधिपति ने सिर हिलाया, लेकिन जब उनकी नज़र नकुल शॉ पर पड़ी तो उनकी भौहें तन गईं। वह लौह रक्त धर्म जैसे शक्तिशाली गुट को कुछ हद तक समझते थे। लौह रक्त धर्म को शक्ति और स्थिति के आधार पर रैंक किया गया था। यदि नकुल शॉ के पास केवल स्थिति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, तो उसके लिए रूपक की पहले से आरक्षित जगह लेना असंभव था। इसके अलावा लौह रक्त धर्म के उच्च पदस्थ अधिकारियों की प्रतिक्रिया निष्क्रिय थी। नकुल शॉ जलचंद्र समुद्री डाकू की कम चालों से रविश को हराने में कामयाब रहा और यह रूपक भी उससे हार गया। बाढ़ झील शहर के अधिपति खुश और चिंतित थे। हालांकि वह नकुल शॉ को नापसंद करते थे, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह अभी भी एक प्रतिभाशाली दामाद चाहते थे। हालांकि लौह रक्त धर्म का अध्याय प्रमुख होने के कारण नकुल शॉ धीरे धीरे बाघ परिवार के विपरीत दिशा में चल रहा था। अगला, हम शीर्ष 10 और 10 पहले से आरक्षित के बीच टकराव का स्वागत करेंगे। एक उज्ज्वल आवाज गूंजी, भीड़ उबलने लगी। ऊंचे मंच पर राजकुमार प्रदीप और अन्य सितारे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पल का स्वागत किया। हालांकि 10 पहले से आरक्षित स्थानों में से एक नीले बालों वाला युवक अभी भी अपनी सीट पर सो रहा था। जब अन्य सभी खड़े हो गए तो केवल वही अपनी सीट पर था। सत्य रहस्य पद पर टिप्पणी कर रहे वृद्ध ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। ये हास्यास्पद था। जल्द ही रूपक और माधुरी के नेतृत्व में शीर्ष 10 मंच के नीचे खड़े हो गए। आप 10 में से प्रत्येक के पास चुनौती के 2 मौके हैं। जब दोनों में असफलता मिलती है तो आप पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में प्रवेश करने का मौका खो देंगे। सत्य रहस्य पद के वृद्ध ने घोषणा की। समझ गए। प्रतिस्पर्धी प्रवेश से शीर्ष 10 उत्साहित और घबराए हुए थे। यह अंतिम चरण था, 10 सितारों को चुनौती देना। इससे न केवल उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी, बल्कि उन्हें पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में प्रवेश करने का अवसर भी मिलेगा। सबसे पहले चुनौती कौन देगा? सत्य रहस्य पद के वृद्ध ने पूछा। मैं दूंगा, सफ़ेद पोशाक पहने एक युवक ने ठंडे ढंग से कहा और बाहर निकल आया। यह मुख्य बाजवा परिवार का युवा स्वामी मोती है। हे, ये युवा स्वामी मोती माधुरी के मनोरंजन के मार्ग में खो गया था और इससे बाहर नहीं निकल सकता। भीड़ से हंसी आई, लेकिन अधिकांश अच्छे दिल की थी। आखिरकार ये युवा स्वामी मोती सुंदर, प्रतिभाशाली और देखभाल करने वाला हृदय रखता था। उसे कौन पसंद नहीं करता था? मोती ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ और फिर अपनी आंखें शुरू से अंत तक स्कैन की, राजकुमार प्रदीप, गुरमीत, रविश और अन्य को पार करते हुए। वह जानता था कि उसके पास नंबर 1 या 2 के खिलाफ कोई मौका नहीं है। राजकुमार प्रदीप के पास सबसे मजबूत वंशजता थी और उसकी कोई हार नहीं हुई थी। नंबर 2 गुरमीत एक राक्षस था जो एक पागल की तरह लड़ता था। रविश को भी उसके द्वारा दबा दिया गया था। नंबर 3 रविश ने कटार इरादे को समझा था और उसके पास मजबूत युद्ध शक्ति थी। जहां तक चौथे एक नीले बालों वाले युवक का सवाल है, वह और भी अधिक प्रसिद्ध था क्योंकि उसने महारानी माधुरी का अपहरण किया था और स्पष्ट रूप से जलचंद्र समुद्री डाकू की विरासत प्राप्त की थी। अध्याय 331 हिम आत्मा की आंख। मोती के पास सत्य मानव पद की खेती थी और प्रतिस्पर्धी प्रवेश से शीर्ष 10 में वह 6ठे स्थान पर था। इस उपलब्धि का मतलब था कि उसने स्पष्ट रूप से अनगिनत प्रतिभाओं को अपने पैरों के नीचे कुचला था और अपने ऊपर एक रोशनी एकत्र की थी। हालांकि पहले से आरक्षित स्थानों वाले 10 प्रतिभाओं के सामने उसका भाव गंभीर था और उसने किसी को भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसे उनमें से किसी को भी हराने का आत्मविश्वास नहीं था और राजकुमार प्रदीप और अन्य के खिलाफ तो उसे बिल्कुल भी आशा नहीं थी। केवल एक लड़ाई जीतने के लिए भी बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी। मोती की नज़र आगे पीछे होती रही जब तक कि वह अंततः चौथी सीट पर नहीं टिकी, जहां सोया हुआ नीले बालों वाला युवक था। नंबर 4 तुम हो। मोती ने गहरी सांस ली और भेदी आंखों से एक निर्णय लिया। नकुल शॉ को चुनना गहरे विचार का परिणाम था और इसके 2 कारण थे। पहला कारण, पहले से आरक्षित स्थानों वाले 10 में से केवल नकुल शॉ ही 10 सितारों में से नहीं था और हालांकि नकुल शॉ प्रसिद्ध था, अफवाह थी कि उसने जलचंद्र समुद्री डाकू की कम चालों का इस्तेमाल किया था।
इसका मतलब था कि नकुल शॉ की वास्तविक ताकत ज्ञात नहीं थी। दूसरा कारण, माधुरी। इससे पहले के द्वंद्व में मोती माधुरी की सुंदरता और उत्कृष्टता पर फिदा हो गया था। संयोग से नकुल शॉ माधुरी का मंगेतर था, लेकिन यह अवांछित था क्योंकि वह अपनी शादी से भाग गया था। ये बच्चा प्यार क्या होता है यह नहीं जानता। ऐसी उत्तम महिला की भी अनदेखी कर रहा है। मैं तुम्हें चाहे जो भी हो हराऊंगा और उसका दिल जीतूंगा। फिर बाजवा परिवार के युवा स्वामी के रूप में अपनी पहचान के साथ मैं शादी के लिए पूछने जाऊंगा। बाढ़ झील शहर के अधिपति सबसे अधिक सहमत होंगे। मोती नकुल शॉ से ईर्ष्या करता था, लेकिन थोड़ा खुश भी था। सौभाग्य से नकुल शॉ नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है और उसने उसके लिए आशा की एक किरण छोड़ दी थी। वह ईर्ष्या करता था कि उसने ऐसी सुंदरता की भी परवाह नहीं की। मोती ने फैसला किया कि चाहे जो भी कीमत हो वह नकुल शॉ को हराएगा। उसने गहरी सांस ली और उस तरफ देखा जहां सफेद रंग में एक उत्तम, सुंदर और उत्कृष्ट आकृति थी। लेकिन मोती के बोलने के बाद शांति छा गई। नंबर 4, तुम हो। कोई हरकत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। चौथी सीट पर नकुल शॉ की आंखें अभी भी बंद थीं, जैसे वह सो रहा हो। वह नहीं जानता था कि वह किस सीट पर है और बाहर की प्रतियोगिता की प्रगति क्या है। नकुल शॉ, मोती 10 प्रतियोगियों में से एक है और तुम्हें चुनौती देने का अधिकार रखता है। यदि तुम स्वीकार नहीं करते हो तो यह माना जाएगा कि तुमने हार मान ली है। सत्य रहस्य पद पर बैठे निर्णायक की आवाज़ बिजली की तरह जोरदार थी। जब नकुल शॉ नाम बोला गया तो नीले बालों वाले युवक ने अचंभित नज़र से अचानक अपनी आंखें खोल दीं। मंच के नीचे माधुरी, रूपक और अन्य सभी वहां थे। उनके बीच माधुरी के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। रूपक खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, नकुल शॉ, जल्दी करो और लड़ो। वह और नकुल शॉ दोनों लौह रक्त धर्म से आए थे और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ये कमीना बच्चा मुझे अनदेखा करने की हिम्मत करता है। मोती जो बाहर खड़ा था, उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था और उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। ओह! नकुल शॉ ने सहमति में सिर हिलाया और नीचे की ओर झपटा। ये हरकत वास्तव में जलचंद्र समुद्री डाकू की है। फूल तोड़ने वाले का शिष्य राजधानी में पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। यहाँ कई लोगों ने नफरत और क्रोध के भाव प्रकट किए। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों ने पहले जलचंद्र समुद्री डाकू के साथ बातचीत भी की थी, लेकिन हार गए थे। राजघराना खासकर हत्या के इरादे और क्रोध से भरा हुआ था। अगर यह इसलिए नहीं होता कि नकुल शॉ लौह रक्त धर्म से आया था, तो शायद उसे दंडित करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह उड़कर आ जाता। द्वंद्व के मैदान पर नकुल शॉ का सामना मोती से हुआ। पूर्व भावहीन था, लेकिन उसमें विचार का एक संकेत लग रहा था। हालांकि वे द्वंद्व के मैदान पर थे, नकुल शॉ का ध्यान अभी भी हिम आत्मा के गोले पर था। नकुल शॉ हिम आत्मा की नींव के पहले स्तर में प्रवेश करने में कामयाब रहा था और एक पूरे नए स्तर पर पहुंच गया था। आसमानी आग, हरी आकाश। मोती ने अपने हाथ क्रॉस किए और उसकी आंखें आसमानी चमक उठी क्योंकि उसकी पूरी सत्य आत्मा की क्यूई जलती हुई लग रही थी। हुटिल्ड, वह आसमानी रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ था और यहाँ तक कि एक अग्निशमन ज्वाला भी देने लगा था। जो और भी अविश्वसनीय था वह ये था कि उसकी सत्य आत्मा की क्यूई ने खेती के स्तर की बाधा को भी तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। आसमानी आग, हरी आकाश मुख्य बाजवा परिवार की एक गुप्त तकनीक है और इसे केवल वंशजता शक्ति के संयोजन से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वंशजता गुप्त तकनीक स्वर पृथ्वी युआन क्यूई में संगतता को बढ़ा सकती है और उसकी युद्ध शक्ति कम से कम दोगुनी हो सकती है। देश के विशेषज्ञों ने इसे पहचान लिया। अच्छा नहीं, आसमानी आग, हरी आकाश का उपयोग केवल सत्य मानव पद के अंतिम चरणों में ही किया जा सकता है, अन्यथा यह नींव को चोट पहुंचाएगा और उसकी वंशजता शक्ति को घायल करेगा। मुख्य बाजवा परिवार के लोगों का भाव बदल गया। बस एक छोटी सांस में मोती की युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ी और वह रूपक के बराबर हो गया। मोती की आंखें पूरी तरह से आसमानी हो गईं और वह एक देवता की तरह नकुल शॉ पर आक्रमण करने लगा। इस क्षण आसमानी लपटों ने पूरे क्षेत्र को ढंक लिया और भयानक शक्ति सत्य मानव पद के शिखर चरणों में भी हिलने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही आसमानी लपटें नीले बालों वाले युवक को निगलने वाली थीं। तुम वापस क्यों नहीं लड़ रहे हो? रूपक और नेहा का दिल उछल पड़ा। नकुल शॉ की सत्य आत्मा की क्यूई में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि वह वापस हमला करने की योजना भी नहीं बना रहा था। डाकू, मर जा!
मोती के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था क्योंकि उसकी आंखें ठंडी होकर चमक उठीं, लेकिन ठीक उसी क्षण नकुल शॉ की बाईं आंख ने पहली बार उसकी ओर देखा। बाईं आंख एक छेद रहित जमने वाला ताल थी जिसने एक शांत ठंडक दी। मोती ने हिचकी लेना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके विचार भी जम गए, क्योंकि उसकी हरकतें दर्जनों गुना धीमी हो गईं। ठंडक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थी लेकिन यह मानसिक ऊर्जा आत्मा से आई थी। मोती कांप गया क्योंकि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर जम गया लगा। अन्य सभी की नज़र में उसकी हरकतें धीमी गति की तरह थीं। उसकी मानसिक ऊर्जा के जमने से उसने अपने शरीर और सत्य बल के साथ साथ वंशजता पर भी नियंत्रण खो दिया। वह अपने पहले कदम सीखने वाले एक शिशु की तरह था। उसे नीले बालों वाली आकृति द्वारा द्वंद्व के मैदान से बाहर लात मार दी गई। धड़ाम! जिस क्षण मोती जमीन पर गिरा, उस पर ठंडक आधी से ज्यादा कम हो गई। उसके मुंह से खून की एक रेखा रिस गई और छूने पर वह गर्म थी। ये कैसे संभव है? तुमने किस तरह की कम चाल का इस्तेमाल किया? मोती चिल्लाया। उसने अपना सब कुछ दे दिया था और यहाँ तक कि आसमानी आग हरी आकाश गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए अपनी वंशजता शक्ति का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे बिना प्रतिरोध के लात मार दी गई, जैसे उसे एक दुष्ट कौशल से मारा गया हो। भीड़ उबल पड़ी। अधिकांश लोगों ने नहीं देखा कि क्या हुआ था। सच्चा निर्णायक क्षण आधी सांस लंबा था। क्या स्थिति है? मोती महत्वपूर्ण क्षण में मंदबुद्धि क्यों हो गया? उस बच्चे ने कौन सी चाल चली? वह जरूर जलचंद्र समुद्री डाकू द्वारा छोड़ी गई कोई चीज होगी, जैसे एक जहर जो प्रतिद्वंद्वी को अपनी युद्ध शक्ति खो देगा। भीड़ ने चर्चा करना शुरू कर दिया और फिर दंड की मांग की लहरों में बदल गई। इनमें से अधिकांश युवा पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए थे, जबकि पुरानी पीढ़ी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। नकुल शॉ ने समझाने की परवाह नहीं की और समझने के लिए अपनी मूल सीट पर लौट आया। जैसा मैंने सोचा था, बदलाव के बाद मेरी बाईं आंख हिम और जल के तत्वों से संबद्ध हो गई है। हिम आत्मा के गोले के माध्यम से मैंने इस शक्ति का उपयोग करना सीखा और यहाँ तक कि शत्रुओं की चेतना को भी जमा सकता हूँ। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। मैं इस चाल का नाम हिम आत्मा नेत्र रखूंगा, जो भ्रम की आंख से अलग है। इस क्षण से आगे नकुल शॉ की नेत्र वंशजता अंततः अपनी मूल श्रेणी में वापस चली गई। हिम आत्मा नेत्र हिम आत्मा के गोले को समझने के माध्यम से विकसित एक शक्ति थी। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के दूसरे बदलाव के बाद नकुल शॉ इस शक्ति को विकसित नहीं कर सका, लेकिन हिम आत्मा के गोले ने नकुल शॉ की नियति को बदल दिया। मंच के नीचे मोती की मानसिक ऊर्जा में अभी भी थोड़ी ठंडक थी, जिसने उसके शरीर को प्रभावित किया और उसके दांत किटकिटाने लगे। उसकी हरकतें, प्रतिक्रियाएं और गतिविधियां सभी धीमी हो गईं। इस बच्चे की समझ और नेत्र वंशजता भयानक है। वह आत्मा के प्राचीन मार्ग के ज्ञान को इतनी तेजी से समझ रहा है। लौह रक्त धर्म के उपकुलपति अत्यधिक प्रसन्न थे। दूसरी ओर राजघराना, देशमुख परिवार, बाजवा परिवार और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे पर आश्चर्य और गंभीर भाव थे। उनके स्तर पर वे स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि नकुल शॉ ने कोई कम चाल का इस्तेमाल नहीं किया और यह एक उच्च स्तरीय नेत्र वंशजता गुप्त तकनीक थी। हालांकि उपस्थित कई प्रतिभाओं ने सच्चाई नहीं देखी और इसलिए नकुल शॉ के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे। नकुल शॉ, इस डाकू ने सार्वजनिक रूप से एक कम झटका देने की हिम्मत की। जिस तरह से मोती को हराया गया वह बहुत नकली था। क्या दोनों ने इसकी योजना बनाई थी? कुछ को तो ये भी संदेह था कि मोती जानबूझकर नकुल शॉ से हार गया ताकि नकुल शॉ अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। ये लहर जल्द ही गुजर गई। थोड़े समय में मोती ने फिर से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और अपनी दूसरी मौका बचा लिया, जबकि उसके परिवार के बुजुर्गों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था। तुरंत बाद रूपक ने अपनी चाल चली और नंबर 6 को चुनौती दी और जीता। आखिरकार वह पहले नंबर 4 पर रैंक किया गया था। उसके बाद अन्य 10 प्रतियोगियों ने सभी को चुनौती दी, लेकिन अधिकतर असफलता में समाप्त हुआ। नकुल शॉ की आंखें बंद रहीं और उसने बाहर की दुनिया की परवाह नहीं की। ठीक उसी समय व्यवहारिक उपयोग के माध्यम से उसने अपनी नेत्र वंशजता को थोड़ा और समझा। पहले की भ्रम की आंख दुश्मन को फंसाने के लिए मानसिक ऊर्जा भ्रम का उपयोग करती है और जब तक वे थक नहीं जाते तब तक उनकी चेतना पर पकड़ बनाती है। महत्व शब्द भ्रम पर है। हिम आत्मा नेत्र दुश्मन की चेतना को जमाने और नुकसान पहुंचाने के लिए ठंडे तत्वों का उपयोग करता है। इसमें कटाव और हमला करने की क्षमता है। नकुल शॉ के विचार साफ हो गए।
उसकी आंख का पहला बदलाव वायु तत्व होना चाहिए, लेकिन उसके पास इसे विकसित करने के लिए गुप्त तकनीकें नहीं थीं। अगर उसे अब हिम की आंख कहा जाए, तो अतीत में यह वायु की आंख होगी। अगर मुझे हिम आत्मा का गोला पहले मिल गया होता, तो मेरी उपलब्धियां केवल इतनी ही नहीं होतीं। नकुल शॉ को थोड़ा पछतावा था, लेकिन वह खुश भी था। जब वह पूरी तरह से समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो उसने अचानक एक खुशबू सूंघी। नकुल शॉ ने इसे महसूस किया और अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि एक शांत सुंदरता उसके बगल में बैठी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। माधुरी। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। उसने नंबर 5 को चुनौती दी थी और जीत हासिल की थी, और 10 नए सितारों में से एक बन गई थी। अध्याय 332, महान देश में नंबर 1। उच्च मंच पर 10 सितारों की वर्तमान रैंकिंग इस प्रकार थी। 1 राजकुमार प्रदीप, 2 गुरमीत, 3 रविश, 4 नकुल शॉ, 5 माधुरी, 6 रूपक। ये 6 स्थान काफी स्थिर थे। जो स्थान बदल रहे थे वे अंतिम कुछ थे, खासकर नंबर 9 और 10। नकुल शॉ के दाहिने ओर रविश था, जबकि बाईं ओर माधुरी थी। माधुरी के आने के कारण नकुल शॉ पर थोड़ा दबाव लग रहा था और उसने सोना जारी नहीं रखा। माधुरी बिना किसी दोष के संकेत के चुपचाप उसके बगल में बैठी थी और इसके बजाय उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। हालांकि नकुल शॉ शादी से भाग गया था, वे अभी भी मंगेतर थे। इसका मतलब था कि इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन दोनों का अभी भी मंगेतर मंगेतर का रिश्ता था। अगर कोई आश्चर्य नहीं होता, तो वे दोनों महाद्वीप के सच्चे मंच पर कदम रखेंगे। ऐसी नियति रंगों और बदलावों से भरी थी। माधुरी संतुष्ट महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपने बगल में नीले बालों वाले युवक को गर्मजोशी से देखा। उच्च मंच पर नकुल शॉ और माधुरी की आंखें कभी कभार मिलती थीं। पूर्व थोड़ा अजीब था, जबकि बाद वाली मुस्कुराती थी लेकिन बोलती नहीं थी। राजकुमार प्रदीप, जो नंबर 1 था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने नकुल शॉ और माधुरी पर नजर डाली। वह माधुरी की सुंदरता से स्तब्ध रह गया। इस माधुरी की आभा, रूप और प्रतिभा की तुलना महारानी माधुरी से की जा सकती है और वह एक पत्नी के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर मैं उसे अपनी पत्नी बना सकता हूं, तो मुझे बाढ़ झील बाग परिवार का समर्थन मिलेगा और यहां तक कि मुख्य बाग परिवार और महारानी माधुरी के संबंधों को भी खींच सकता हूं। मेरे सम्राट बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। राजकुमार प्रदीप का दिल धड़क उठा क्योंकि उसका थोड़ा मोटा चेहरा लगभग नियंत्रण खो बैठा और हंस पड़ा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह प्रेरित हुआ। सबसे पहले, माधुरी का व्यक्तिगत आकर्षण और रूप महारानी माधुरी के बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन उसकी तुलना उनसे की जा सकती थी। इसके अलावा उसने मनोरंजन के मार्ग में प्रशिक्षण लिया और शांति पसंद करती थी, इसलिए वह महारानी माधुरी की तरह महत्वाकांक्षी नहीं होगी। दूसरे, माधुरी के पीछे की शक्ति। जियुतियान के सत्य प्रभु पद पर चढ़ने के बाद बाढ़ झील बाग परिवार कुलीन उप परिवारों में से एक बन गया। बाढ़ झील शहर के अधिपति के सत्य प्रभु पद पर पहुंचने के बाद उनकी समग्र शक्ति 4 मुख्य परिवारों में से किसी एक के करीब आ गई। निश्चित रूप से राजकुमार प्रदीप नहीं जानता था कि महारानी माधुरी और माधुरी के बीच एक समस्या थी जिसे हल नहीं किया जा सकता था। हालांकि इस क्षण उसने अपना निर्णय ले लिया था। अखिलेश। राजकुमार प्रदीप ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से 10 प्रतियोगियों में से एक से संपर्क किया। बड़े भाई प्रदीप, आपको क्या चाहिए? बैंगनी चोगा पहने युवक ने सम्मानपूर्वक कहा। दोनों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय के माध्यम से बात करना शुरू कर दिया। ये बैंगनी चोगा पहने युवक भी राजघराने का एक प्रतिभाशाली था और वह 10 प्रतियोगियों में चौथा था, मोती से ऊंचा रैंक किया गया था। तुम्हारे पास चुनौती देने के 2 मौके हैं। उनमें से एक का उपयोग नकुल शॉ को चुनौती देने और उसका पता लगाने के लिए करो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारे पास एक दिव्य जेड है जो मानसिक ऊर्जा हमलों का विरोध कर सकता है। राजकुमार प्रदीप ने आदेश दिया। कोई समस्या नहीं, भले ही मैं इस बच्चे को हरा न सकूं, मैं उसके बारे में और रहस्य जान सकता हूं। बैंगनी चोगा पहने अखिलेश ने आत्मविश्वास से कहा। उसके पास नकुल शॉ को हराने का उच्च मौका नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रतिद्वंद्वी को अपनी अधिक शक्ति प्रकट करने के लिए मजबूर करना कठिन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास सुरक्षा के लिए अभी भी एक दुर्लभ आत्मा वस्तु थी। अखिलेश तलवारों की तरह नुकीली आंखों के साथ बाहर खड़ा हुआ। नकुल शॉ, तुमने जलचंद्र समुद्री डाकू के दुष्ट तरीकों को विरासत में लिया है और तुम बदनाम हो।
तुम अभी भी राजधानी में दिखावा करने की हिम्मत करते हो? क्या पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में प्रवेश करने का अधिकार चाहते हो? आज मैं स्यू। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, नकुल शॉ उच्च मंच से गायब हो गया था। ये सब कचरा बात क्या है? नकुल शॉ की भूतिया आकृति बिजली के एक चाप के साथ द्वंद्व के मैदान पर चमकी। तुम? अखिलेश बोलना बंद कर दिया क्योंकि वह द्वंद्व के मैदान पर गया, अत्यधिक क्रोधित था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके बीच दर्जनों गज की दूरी थी। न्यायाधीश ने लड़ाई शुरू करने की घोषणा की। अखिलेश ने गहरी सांस ली और नकुल शॉ के नेत्र वंशजता हमले के लिए खुद को तैयार किया। वो वेंटिल्ड, उसकी दो भुजाएं आपस में जुड़ गईं क्योंकि उसकी वंशजता शक्ति खुली और उसकी त्वचा पर एक धुंधली सुनहरी छाया दिखाई दी जिससे उसकी मांसपेशियां और हड्डियां एक स्तर तक बढ़ गईं। शाही वंशजता। नीचे से चीखें आईं। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उसने पाया कि अखिलेश का शारीरिक शरीर और विशेषताएं बढ़ गई थीं। अगर उसके पास मूल रूप से 1000 पाउंड की शक्ति थी, तो अब उसके पास 1600 थी। विशेषताओं में वृद्धि और भी अधिक थी। अगर वह मूल रूप से 1000 पाउंड का नुकसान उठा सकता था, तो अब वह 1800 उठा सकता था। ये कुछ अतिरिक्त क्षमताओं को छोड़कर था। नकुल शॉ थोड़ा हिल गया था। अखिलेश की शाही वंशजता युद्ध शक्ति के मामले में नकुल शॉ से थोड़ी बेहतर थी और राजकुमार प्रदीप सबसे मजबूत वंशजता वाला था, जिसका अर्थ है कि उसकी अमाप थी। निश्चित रूप से, इसका मतलब यह नहीं था कि नकुल शॉ की वंशजता उनकी तुलना में कमज़ोर थी। कुछ वंशजताओं की अपनी खासियतें होती थीं और वे युद्ध शक्ति नहीं बढ़ाती थीं, जैसे तनुश्री शॉ। नकुल शॉ का मूल ईश्वर की आध्यात्मिक आंख था और उसकी वंशजता ईश्वर की आध्यात्मिक आंख द्वारा उत्पादित की गई थी। बच्चे, अगर तुम अपनी चाल नहीं चलते हो, तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अखिलेश ने मजाक उड़ाया। प्रतिद्वंद्वी को अपनी वंशजता खोलने देना अविश्वसनीय रूप से मंदबुद्धि था। इस अवस्था में, उसके पास सत्य मानव पद के अंतिम चरणों में भी उन लोगों को हराने का मौका था। हिमात्मा नेत्र। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली, जो एक अंतहीन जमने वाले ताल की तरह थी। अखिलेश ने हिचकी ली क्योंकि उसकी आत्मा और हृदय के अंदर एक ठंडक बह गई। वेंटिल्ड। महत्वपूर्ण क्षण में, उसकी कमर पर एक सफ़ेद जैद चमक उठा। लेकिन तब भी, अखिलेश के विचार केवल 10 से 20% तक कमज़ोर हुए थे। मानसिक ऊर्जा आयाम में ठंडक तेजी से कटाव करती रही और फैल गई। एक सांस के समय के भीतर, उसका दिल जम गया। दूसरों के दृष्टिकोण से, अखिलेश एक मंदबुद्धि बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसकी हरकतें और भाव धीमी गति में थे। उसकी आकृति थोड़ी कांप गई और उसकी आंखें डर और लाचारी से भरी थीं। बम। नकुल शॉ धीरे धीरे चला गया और लात मारी। भीड़ की खुली आंखों के नीचे, अखिलेश को द्वंद्व के मैदान से बाहर लात मार दी गई। इससे पहले कि न्यायाधीश परिणाम की घोषणा करता, नकुल शॉ द्वंद्व के मैदान से गायब हो गया था और चौथी सीट पर लौट आया। वैग। अखिलेश ने खून का एक घूंट थूक दिया और उसके विचार अभी भी धीमे थे। ये कैसे संभव है? मैं उसकी एक नज़र भी नहीं सह सका। हुआ। भीड़ उबल पड़ी। अखिलेश की ताकत और वंशजता शक्ति के साथ भी कोई प्रतिरोध नहीं था। राजकुमार प्रदीप का चेहरा गंभीर था। अखिलेश की चुनौती ने नकुल शॉ की प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। पहले से आरक्षित स्थानों वाले 10 में, रविश और नकुल शॉ दोनों ने अपने विरोधियों को एक चाल से समाप्त कर दिया। अंतर यह था कि रविश ने पहले से अधिक मजबूत कटार इरादा बनाया था और अपने प्रतिद्वंद्वी को निरपेक्ष बल से दबा दिया था। नकुल शॉ के विरोधियों का कोई प्रतिरोध नहीं था। जहां तक नंबर 1 और नंबर 2, राजकुमार प्रदीप और गुरमीत का सवाल है, किसी ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। रविश को चुनौती क्यों दी गई? इसका कारण यह था कि एक प्रतिभाशाली ने सोचा कि शायद उसका कटार इरादा अभी भी घायल था और वह जीत सकता था। प्रतियोगिता अंतिम चरण में प्रवेश कर रही थी और 10 स्थान तय किए गए थे। पहले 6 नहीं बदले: राजकुमार प्रदीप, गुरमीत, रविश, नकुल शॉ, माधुरी, रूपक। अंतिम 4 में से, उनमें से 3 नए थे। ये ध्यान देने योग्य था कि अखिलेश और मोती, जिन्होंने नकुल शॉ को चुनौती दी थी, दोनों चूक गए थे। दोनों पर नकुल शॉ के हिमात्मा नेत्र से हमला किया गया था और मानसिक ऊर्जा आयाम में जम गए थे। हालांकि इसे आध्यात्मिक गोलियों और डॉक्टरों से ठीक किया जा सकता था, कम समय में ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। दुष्प्रभाव ये था कि उनकी प्रतिक्रियाएं दूसरों की तुलना में बहुत धीमी थीं और उनके पास स्पष्ट रूप से एक स्थान पाने की कोई आशा नहीं थी।
अखिलेश और मोती पछतावे से भरे हुए थे। दोनों ने प्रतियोगिता में अपनी कुछ ताकत छिपाई थी और उनके पास पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में प्रवेश करने का मौका था, लेकिन क्योंकि उन्होंने दोनों ने नकुल शॉ को चुनौती दी, उन्होंने प्रवेश करने का मौका खो दिया। अखिलेश, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें वापस भुगतान करूंगा। राजकुमार प्रदीप ने अखिलेश को सांत्वना दी। उसने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा होगा कि नकुल शॉ का हिमात्मा नेत्र इतना विनाशकारी होगा, मानसिक ऊर्जा को जमा देगा और जख्म छोड़ देगा। हिमात्मा नेत्र और भ्रम की आंख के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि पूर्व एक मानसिक ऊर्जा हमला था जबकि बाद वाला एक मानसिक ऊर्जा भ्रम था। अगर मेरा हिमात्मा नेत्र काफी शक्तिशाली है तो ये दुश्मन की चेतना को जमा सकता है और प्रतिद्वंद्वी को अनंत नींद में मजबूर कर सकता है। नकुल शॉ महसूस कर सकता था कि हिमात्मा नेत्र का कटाव कितना भयानक था। इस क्षण चंदवा महान देश के लिए 10 स्थान की पुष्टि हो गई। नकुल शॉ ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और समझने पर ध्यान केंद्रित करना तारांकन कर दिया। वह नहीं जानता था कि लड़ाइयां समाप्त नहीं हुई थीं। इस क्षण चंदवा महान देश के सम्राट उठे और एक कम स्वर में कहा, परंपरागत रूप से चंदवा महान देश हमेशा 10 में से एक नेता को चुनेगा। ये नेता सबसे मजबूत होना चाहिए और उसी पीढ़ी के शिखर पर खड़ा होना चाहिए। नेता चंदवा महान देश के सबसे मजबूत, प्रतिभाशाली और गौरव का प्रतिनिधित्व करता था। जब वे देश छोड़ते थे तो नेता पूरे चंदवा महान देश का प्रतिनिधित्व करता था। सरल शब्दों में कहा जाए तो वे अगले महान देश में नंबर 1 के लिए लड़ रहे थे। नंबर 1 अस्थायी रूप से राजकुमार प्रदीप है। अगर कोई इच्छुक नहीं है तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं। चंदवा महान देश के सम्राट के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। राजकुमार प्रदीप उनका बेटा था, उसके पास सबसे मजबूत वंशजता थी और उन्हें उस पर भरोसा था। खेती के मामले में राजकुमार प्रदीप सत्य मानव पद के शिखर चरणों तक पहुंच गया था और उपस्थित अन्य प्रतिभाओं से ऊंचा था। वंशजता के मामले में उसके पास सबसे मजबूत थी। हालांकि चंदवा महान देश के सम्राट के बोलने के ठीक बाद गुरमीत और रविश युद्ध के इरादे से भर गए। ज़ाज़ा नंबर 1 मेरा है। गुरमीत ने एक बड़ी सोने और चांदी की छड़ी पकड़ी और वह द्वंद्व के मैदान पर झपटा जबकि ऊपर नीचे कूद रहा था। लोग आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी गुरमीत की ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। कोई ये देख सकता था कि किसी ने भी केवल उसे और राजकुमार प्रदीप को चुनौती क्यों नहीं दी। राजकुमार प्रदीप ने लंबी हंसी हंसी और एक सुनहरे रॉक की तरह वह मंच पर उड़ गया। पेंग, द्वंद्व का मैदान थोड़ा कांप गया। ये कल्पना करना कठिन था कि राजकुमार प्रदीप शारीरिक रूप से कितना मजबूत था। डोंग, गुरमीत कमजोर दिखना नहीं चाहता था और इसलिए उसने अपनी छड़ी को द्वंद्व के मैदान पर दे मारा, जिससे वह कांप गया। उसके शरीर में मांसपेशियां नहीं थीं, लेकिन ये धातु और चट्टान लगता था। उसकी हर हरकत पहाड़ों को हिला सकती थी और एक सामान्य सत्य मानव पद को आसानी से कुचल सकती थी। प्राचीन वंशजता। नकुल शॉ जाग गया क्योंकि उसके भीतर धुंधली नीली वंशजता थोड़ी कांप गई और यहाँ तक कि थोड़ा दबाव भी महसूस हुआ।